गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में 11 क्लास के जो हमारे बच्चे हैं अच्छे तरीके से एनसीईआरटी की किताब में आपका जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का कि संविधान क्यों और कैसे, ये पहला चैप्टर था आपका कि संविधान क्यों और कैसे, इसको हम लोग देख रहे थे और पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि भाई संविधान जो होते हैं, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देते हैं, संविधान समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे करते हैं और भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इन सब के बारे में चर्चा इस चैप्टर में किया जा रहा था। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट जो मैं आप लोगों को बताया था, पहला पार्ट जो आपको पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है, संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, है ना। संविधान में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि निर्णय, निर्माण, शक्तियाँ और विशेषताएँ क्या होती हैं। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि भाई निर्णय कौन लेता है संविधान में, सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ क्या होती हैं, सरकार पर नियंत्रण कौन लगाता है, कौन लोग सरकार के लिए अच्छे कार्य करते हैं, समाज की आकांक्षाएँ और लक्ष्य क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बातों पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे आपसे। तो आइए हम कुछ बातों की चर्चा करें जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखने पा रहे हैं कि निर्णय, निर्माण और शक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर, संविधान तो आपको बता चुका हूँ कि नियम और कानूनों का संग्रह ही संविधान होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है जो टॉपिक है कि निर्णय, निर्माण, शक्ति की विशेषताएँ। तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन चलाया जाता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों, ऐसे कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती हैं, महत्वपूर्ण बना देती है, बुनियादी मतलब महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो यहाँ पर यह तय करना पड़ेगा कि नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन, कानून को कौन बनाएगा। आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोगों को ख नियम बनाने की यदि इच्छा है, तो क कह रहा है कि नहीं मैं जो नियम बना रहा हूँ वही कानून सही है, वही नियम सही है, तो ऐसे विवाद हो सकता है। इसलिए संविधान ने क्या किया है कि संविधान में जो निर्णय, निर्माण की शक्तियाँ होती हैं वह कुछ लोगों को हाथ में ही दी जाती है, कुछ लोगों को हाथ में ही दिया जाता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, और कानून कौन बनाएगा इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। कानून कौन बनाएगा, तो जैसे जब राजा का शासन था तो राजा के शासन में तो राजा ही कानून का निर्माण करते थे। राजा का शासन जब था पूरे विश्व में पहले, तो राजा ही कानून का निर्माण किया करते थे, राजा जो बोल देते थे वही कानून बन जाता था। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। चीन में निर्णय लेने का अधिकार एक पार्टी को दिया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। कौन लेती है? निर्णय जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मोटे तौर पर जनता लेती है। यहाँ पर एक पार्टियाँ केवल निर्णय नहीं लिया करती हैं। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है जितनी आप सरल समझ रहे होंगे। यदि हम यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तभी यह प्रश्न अधूरा रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनानी पद्धति के अनुसार हम देखा जाए तो वहाँ पर लोग सभी मुद्दों पर लोग वोट देना चाहिए। मतलब क्या यूनान के पद्धति के अनुसार, यूनान में तो ऐसा ही था कि क्या कि वहाँ पर प्रत्येक लोग जो है सो वोट देते थे कि यह कौन सी कानून बननी चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों, इन सब बातों का निर्धारण संविधान में किया जाता है। और भारत का संविधान जो है इसके लिए स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि संसद कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी? संसद कानून बनाएगी, संसद निर्णय लेगी। संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचान करना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। कौन करता है? संविधान करता है।
और ये भी निश्चित है संविधान में कि जो निर्णय बना रहा है संसद, जो विधायिका है, तो संसद जो विधायिका है केंद्र सरकार की, वह कानून बनाती है तो उसका चुनाव कौन करता है? तो उसका चुनाव संसद करता है। और उनकी संख्या कितनी हो, जो कानून बनाने वाली संस्था है उनकी संख्या कितनी हो, उसमें कितने लोग शामिल हों, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। तो संविधान में इसका भी उल्लेख है कि संसद के सदस्य कितने होंगे, निश्चित सदस्य संख्या हो। जनता उन संसद के सदस्यों को चुनती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही निर्णय निर्माण करने का काम करते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे बनाया जाएगा। तो आप अपने यहाँ तो देख ही रहे होंगे कि संविधान हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी। जनता के पास है ऐसे, लेकिन जनता, सारी जनता तो पढ़ी लिखी नहीं होती। तो जनता यदि सारी पढ़ी लिखी नहीं है और उन जो पढ़े लिखे नहीं हैं यदि उनका भी परामर्श लिया जाता है तो वे कानून निर्माण में सही अपना सुझाव नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जनता जो है अपने में से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, जिन्हें अनुभव होता है सत्ता के बारे में, उनको जनता चुनती है और जनता जिसे चुनकर भेज देती है संसद में, वे लोग निर्णय निर्माण करने का कार्य करते हैं। संविधान में यह भी उल्लेख है कि सरकारें कैसे निर्मित हों। भारतीय संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित हो। तो हमारे यहाँ सरकार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जो नियम निर्णय बनाने वाले हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुनाव उनका होता है जनता के द्वारा और वे ही कानून बनाने का कार्य करते हैं। कभी कभी चुनाव अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे भारत में हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ क्या हुए, सीमाएँ क्या हैं। भाई निर्णय तो बनाएगा, सरकार निर्णय बनाती है हमारे यहाँ, किंतु जब उस सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगा कि ये कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से लिए रोक दिया और उसने यह निर्णय दिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र पहने जा सकते हैं, या कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या फिर किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। तो यह तो यदि ऐसा कानून बन जाता है तो ये तो गलत है। इसीलिए सरकार की शक्तियों पर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए। तो हमारे समाज में हमारे संविधान के द्वारा उन लोगों पर भी मनमाना कानून बनाने पर मनमाना कानून बनाने के तरीक़ों पर उन्हें प्रशासन गिरफ्तार कर सकती है। मनमाने तरीके से संपत्ति अर्जित करने पर भी, मनमाना कानून बनाने पर संसद भी मनमाना कानून हमारे यहाँ नहीं बना सकती। तो उनके ऊपर भी नियंत्रण है और नियंत्रण होना भी चाहिए कि जो भी कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण हो, उनकी कुछ सीमाएं हों। जो सीमाओं का जिक्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसमें होता है? तो संविधान में ही किया जाता है। ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी यदि मनमाने तरीके से कोई कानून बनाता है। अगर सरकार कानून बना दे कि इस कुएं से केवल एक विशेष समुदाय वर्ग के लोगों को ही पानी भरने का अधिकार होगा, तो ऐसे कानून तो अन्यायपूर्ण हैं, गलत हैं, समाज के में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं, और ऐसा ही कठोर कानून बनना चाहिए कि सरकार जो कानून बनाने वाली हैं, जो संस्थाएं कानून बनाने वाली हैं, उनके ऊपर नियंत्रण, बहुत कड़े नियंत्रण हों ताकि वे मनमाना कानून बनाने से बचें। यदि वे मनमाना कानून नहीं बनाएंगे तो जनता के हित में कार्य होगा, और जनता के हित में जब कार्य होगा तो जनता को लगेगा कि ये सरकारें हमारी हैं। मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब हमारे यहाँ नागरिकों को कुछ सामान्यतः मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएँ प्रदान किए गए हैं और संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है आपातकाल के समय, विकट परिस्थिति में ही वापस इनको लिया जा सकता है। इसलिए संविधान का कार्य यह भी है कि जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं उनके मनमाने कानून बनाने पर नियंत्रण लगा रहे, नियंत्रण रहे।
समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या होती हैं? तो समाज की देखिए आकांक्षाएं और लक्ष्य यही है कि जो भी संस्थाएं कानून बनाने वाली हैं, जिसका भी चुनाव जनता ने किया है, वे अच्छे तरीके से कार्य करें। और पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति का पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी में संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, यहाँ पर एक ऐसा ढांचा बनाया गया है जहाँ पर सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सकती हैं, समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए, जैसे हमारे यहाँ समाज में जो गरीब हैं, समाज में असमानताएं हैं, इन सब से सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सकें। क्योंकि समाज में जो भी गरीबी का स्तर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारतीय समाज में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, और किसी भी समाज में गरीबी, असमानता, अशिक्षा यदि ज़्यादा है तो सरकार को भी कुछ वहाँ पर शक्ति देना होगा, जिससे कि सरकारें इन सब के संबंधित कानून बना सकें, जिससे कि सबका हित हो सके। उदाहरण के लिए भारत की यदि आकांक्षा है तो हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली तो बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकें। इसलिए सरकार पर समय समय पर सरकार पर नियंत्रण भी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं सरकार को स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, जिससे कि सरकारें स्वतंत्र तरीके से जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कानून बना सकें। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का जो इतिहास है बहुत पुराना है। उसके नए संविधान ने सरकार को यह योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके, नस्लीय भेदभाव को नष्ट किया जा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। संविधान क्या होता है? संविधान वास्तव में जो अपने समाज की आकांक्षाओं का एक पिटारा है। समाज जैसा चाहती है वैसा ही संविधान होता है, वैसा ही उस देश का संविधान बनता है जैसे वहाँ की जनता चाहते हैं। तो भारत के संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज में प्रत्येक बुनियादी भौतिक ज़रूरतें जैसे शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। जो लोग शिक्षा से वंचित थे उन लोगों को भी शिक्षा मिले, समाज में असमानता दूर हो, सभी को आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने की, गरिमापूर्ण जीवन जीने की अधिकार है, सभी लोग जीवन जी सकें। इन सब से संबंधित सरकारें कानून बनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है हमारा संविधान सबको, ताकि राज्य भी कल्याणकारी कदम उठा सकें। इसीलिए संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा गया है, जिसमें कि राज्य जनता की भलाई के लिए, समाज में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कानून बना सकती हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, उन्हें अधिकार मिलना भी चाहिए, ताकि वे कानून अच्छे तरीके से बना सकें, ताकि समाज में सही तरीके से निर्णय लिए जा सकें। तो संविधान में मौलिक अधिकारों वाले भाग पाए जाते हैं और मौलिक अधिकार भी जनता को मिला हुआ है। तो संविधान का ये चौथा काम आप देख रहे हैं कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करती हैं जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान कौन कौन से हो सकते हैं? तो संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम और कानूनों का ही नाम नहीं है केवल, कि जो सरकारों पर केवल नियंत्रण लगाएं, शक्तियों को नियंत्रित करे। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देती हैं जिससे वे समाज की भलाई के लिए काम कर सकें। सरकारों को ये भी अधिकार मिलना चाहिए कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और अन्यायपूर्ण भेदभाव जो हो रहे हैं, इन सब समूहों से बचाने का प्रयास करने के लिए अच्छा कदम उठाए जाएं। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। तो संविधान का यह भी कार्य है कि सरकार को कुछ अधिकार भी प्रदान करे, जिससे कि सरकार जनता के लिए अच्छा निर्णय ले सकें।
राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब क्या भाई, राष्ट्र की बुनियादी पहचान तो किसी भी देश का कुछ एक विशेष पहचान होता है। संविधान किसी समाज की एक बुनियादी पहचान होता है, क्योंकि संविधान का निर्माण, किसी भी देश के संविधान का निर्माण जब होता है तो वहाँ की जनता की सोच को वह प्रतिबिंबित करता है। जनता जो सोचती है, जनता का जो मनोदशा होता है, जनता का जो स्तर होता है, उसी के स्तर का उस देश का संविधान बनाया जाता है। जनता की जो मांग होती है, उन मांगों को भी संविधान में शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ नियमों पर सहमत होना पड़ेगा कि हम पर शासन कैसे होगा, शक्तियों में कौन कौन से लोग होंगे, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के लिए पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान जो होती है वह संविधान से इंडिकेट होता है, और दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसी विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करते हैं कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि संविधान जो है सो देश का, लोकतांत्रिक समाज का एक बुनियादी पहचान होता है। संविधान राष्ट्र का, तो ज़रूरी है कि संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं कि जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। राष्ट्र कोई एक लोगों से मिलकर बनता नहीं है। राष्ट्र में सभी ऐतिहासिक परंपराएं शामिल होती हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले जो विभिन्न समूहों को कई तरीक़ों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ था। संविधान ने इस पहचान को व्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। हमारे यहाँ नस्ल के आधार पर नहीं है। हमारे यहाँ समाज की अवधारणा एक पहचान है कि यह संबंध देश की राष्ट्रीय पहचान बनता है, क्योंकि आप संविधान, वहाँ की लोगों का सोच, वहाँ का संविधान कैसा बना है, संविधान क्या चाहता है, तो वह राष्ट्र की एक पहचान होती है। संविधान एक साझा पहचान बनाता है। संविधान का मतलब पूरे भारतीयों का, या जिस देश का संविधान निर्मित हुआ है, संविधान पूरे उस देश के लोगों के विचारों को भी इंडिकेट करता है। उस देश के लोगों का विचार क्या है। संविधान को पढ़कर आप बता सकते हैं कि यहाँ के लोगों का सोच क्या है, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। क्योंकि अगर गलत समस्या है, यदि बहुत विकट समस्या है, तो संविधान में ज़रूर उसका जिक्र होगा कि ऐसी चीज़ें, ऐसी विकट जो बुराइयां हैं समाज से, उसको नष्ट किया जा सके। इसका जिक्र संविधान में यदि जिक्र है तो वहाँ की जनता की यह सोच को भी प्रदर्शित करता है। संविधान की सत्ता यदि हम बात करें तो संविधान जो होती है, सरकार किसी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार की शक्ति या सीमा दोनों चीज़ें हैं। शक्ति भी दिए गए हैं और उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। सरकार मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकते। संविधान सबके लिए है। संविधान पूरे विश्व के लिए है। ऐसे इंग्लैंड पर आप देखेंगे कि इंग्लैंड के पास कुछ ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं है इसे संविधान कहा जा सके। इंग्लैंड का संविधान तो कुछ नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड का लचीला संविधान है, वहाँ का परंपरा पर आधारित वहाँ का संविधान है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी देश का संविधान न तो पूर्णतः लिखित होता है और न ही पूर्णतः अलिखित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज
या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। क्योंकि संविधान नियम और कानूनों का संग्रह होता है, नियम और कानूनों का संग्रह होता है संविधान, उसमें नियम कानूनों का जिक्र होता है। संविधान उसे भी कहा जाता है ऐसा नियम और कानून जो सबके लिए एक समान हो, उसे संविधान कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि नियम कानूनों के संग्रह को भी संविधान कहा जाता है। विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन कहीं का संविधान, जैसे भारत का संविधान, ये लिखित संविधान है, यहाँ निश्चित समय में लिखा गया है संविधान को। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, कैसे बना, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कि समाज के केवल कुछ लोगों को संविधान बनाने का अधिकार नहीं होता। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का है, अमेरिका का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के संविधान में जनता की जो सोच थी वो संविधान में प्रदर्शित होती है और जनता ने कुछ लोगों को संविधान बनाने की शक्ति दिया। जैसे भारत में संविधान निर्माण बनाने के लिए हमारे यहाँ जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया भारत का संविधान, तो भारत का संविधान औपचारिक रूप से संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में और नवंबर 1949 के मध्य बनाया। पर ऐसा करने में उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा लिया गया था। उन्होंने काफ़ी सोचा था, समझा था, विचार किया था इसके ऊपर। उन्हें यदि लगा कि हमें दूसरे देश के कुछ संविधान की अच्छी बातों को लेना चाहिए, तो उन्होंने दूसरे देश के संविधान की अच्छी बातों को भी अपने यहाँ शामिल करने का काम किया है। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसने समाज का अटूट विश्वास था। समाज इसे अपना मानती थी। समाज ये सोचती थी कि ये हमारे लिए ये गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जब देश के लिए सर कटाने के लिए वे तैयार हैं तो वे देश के संविधान के जब निर्माण होगा तो वे भी अच्छे तरीके से संविधान का निर्माण करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई समाधान नहीं है। संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई समाधान नहीं है। संविधान निर्माता लोगों को यह समझने में सफल रहे हैं कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली, भारतीय संविधान को, क्योंकि यहाँ का संविधान में जो राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान बना, तो राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होने वाले जितने भी लोग थे वो अपने जी जान से अपने जान कुर्बान करने के लिए देश के प्रति उत्सुक थे। और वे जब देश के लिए कानून बनाएंगे तो जनता उनके ऊपर अविश्वास की भावना नहीं रख सकती है। जनता को पूर्ण विश्वास था। जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष और विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उन्हें अपने प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना भी लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है कि संविधान बनाने वाले कौन लोग हैं। संविधान यदि ईमानदारी से देश में निष्ठा रख करके बनाई जाती, संविधान को बनाने वाले यदि देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, तो वे एक सफल संविधान का निर्माण कर सकते हैं और समाज के लोग भी उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। संविधान में मौलिक प्रावधान क्या क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक सफल संविधान की विशेषता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से वे समाज को छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे
जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जनता की निष्ठा तभी मिलेगी, संविधान को मान्यता तभी मिलेगा कि जब समानता की बात की जाए संविधान में। हाँ, यह जरूर हो कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए एक विशेष सुविधाएं उनको प्रदान किया जाना चाहिए। यदि विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाएगा उन्हें, तो समाज के जो लोग हैं वे सभी संविधान के प्रति अपनी आस्था रखेंगे और उसे मानेंगे। किसी भी देश का संविधान कितना सफल होगा, इस बात को देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करती है, जितनी समानता लाने की कोशिश करेगी, जितनी नागरिकों को स्वतंत्रता देगी, जितनी समाज के भेदभाव को मिटाने का कार्य करेगी, मोटे तौर पर आप यह मान लीजिए कि उस संविधान की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है, उन संविधान की स्थायित्व भी, स्थिरता भी उतनी ही बढ़ जाती है। आप किसी देश में देखे होंगे कि कई बार संविधान में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। नेपाल में आपने देखा कि नेपाल का संविधान कई बार लिखा गया, कई बार परिवर्तन किया गया, जबकि भारतीय संविधान एक बार लिखा गया, बस समय समय पर समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नागरिकों को एक ना एक ऐसा कारण देता है संविधान। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह सामान्य रूप से इसका समर्थन कर सके और संविधान के प्रति आस्था रख सके। हमारे यहाँ जो समाज में संविधान है उनमें एक बात यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि संविधान किस तरीके से लागू होंगे, कैसे बनेंगी। तो साथियों, हम यहीं तक आज देखते हैं भारत का संविधान कैसे बना, कैसे निर्मित हुआ, इसके बारे में चर्चा हम आपसे अगले क्लास में करेंगे। आप यहाँ तक चीज़ों को पढ़ें कि जो संविधान होती हैं, निर्णय निर्माण लेने वाले कौन लोग होते हैं, संविधान बनाने वाले कौन लोग होते हैं, संविधान कैसे बनता है, संविधान किसी भी देश के लिए जो संविधान बनता है, किसी भी देश का जो संविधान होता है, जनता उसे किस लिए स्वीकार करती है और किस लिए स्वीकार नहीं करती है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।